आप भी प्रेगनेंसी के उस फेज में हैं जहां बिना किसी बात के आपको रोना आ रहा है, या अचानक अपने सबसे पसंदीदा डिश की खुशबू से नफरत हो गई है? घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना आपके दिमाग और शरीर के साथ जो हार्मोनल रोलर कोस्टर खेलता है, आज हम उसी की परतें खोलेंगे। और वो जो माँ बनने वाली खुशी होती है ना, वो दूसरे महीने में अक्सर कॉन्स्टिपेशन, थकान या चिड़चिड़ेपन के पीछे कहीं छुप जाती है। तो अगर आप भी आज बिना किसी वजह के अपने पार्टनर पर चिल्लाए हैं, तो ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। बिल्कुल वर्तिका जी, पिछले एपिसोड में हमने कॉन्सेप्शन और पहले महीने की एनर्जी को समझा था, जहां बेबी एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है। एक ऐसा रूप जो ना तो पूरी तरह सॉलिड है और ना ही लिक्विड। मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बट एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगिता शर्मा, माइंडसेट पेरेंटिंग फैसिलिटेटर। और मैं हूँ लाइफ ट्रेंड कोच बर्तिका। बिल्कुल योगिता जी। और आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं उस मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जर्नी की जो प्रेगनेंसी के सेकंड और थर्ड मंथ में एक होने वाली माँ फील करती है। हमने देखा है अक्सर कि प्रेगनेंसी का पहला महीना जो है वो अननोटिस्ड ही निकल जाता है, पर असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, जब एक अनबॉर्न बेबी सिर्फ दूसरे महीने से आपकी इमोशनल केमिस्ट्री को केमिकली रिसीव करना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी में, उसके डेवलपिंग ब्रेन में। एग्जैक्टली exactly. अब सेकेंड मंथ में जो साइंटिफिकली हो रहा होता है वो स्टैगरिंग है, मतलब माइंड बॉगलिंग। बेबी का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड बन रही होती है, ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। हम्म। इतना सब आपकी बॉडी में बिना आपके कुछ किए। और इस फेज को साइंस की भाषा में ऑर्गेनोजेनेसिस का पीक टाइम कहते हैं। और आप बेड से शायद उठने में भी कंफर्टेबल नहीं होती, खाना देख के उल्टी आ रही होती है, और कोई पूछे तो कहना पड़ता है सब ठीक है, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ट्रू। एक्चुअली सभी में ये सिम्टम्स अलग अलग तरह से दिखते हैं। जैसे मेरे साथ इस तरह की इशू नहीं थी, मगर जब कभी किसी से कोई बात शेयर करने जाते हैं ना, तो कैसे कैसे डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं। मतलब इतना ड्रामा क्या है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी है, हम तो इतना काम करते थे अपने टाइम में, पता नहीं तुम लोगों के ही क्या नखरे हैं इतने। और फिर लेडीज अपने प्रॉब्लम्स शेयर करना ही बंद कर देती हैं और सोचती हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। और जानते हैं योगिता जी, यही सबसे बड़ा इशू है ना, कि हम पेन छुपाना सीख जाते हैं, और यही इमोशन जो सप्रेस करने की शुरुआत होती है, आगे हेल्थ इश्यूज में दिखती है। और एक बात और है योगिता जी, अगर मैं सच कहूँ तो प्रेगनेंसी का ये जो टाइम होता है ना, इसमें एक होने वाली माँ के साथ में परिवार के लोग जैसा बिहेव करते हैं, वो उससे लाइफ भर नहीं भूलती है। अगर फैमिली ने उसे समझा, उसे खुश रखा, तो पूरी जिंदगी वो घर के सभी लोगों का सम्मान करेगी। और वहीं अगर उसे इमोशनली अकेला फील कराया, तो आप जिंदगी में उसके लिए चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। और जहां से एक माँ को इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना, वो नेचुरली बच्चे का भी झुकाव उसी तरफ हो जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ इमोशनल नहीं होता है, ये फिजियोलॉजिकल भी होता है। सेकेंड मंथ में एचजीसी हार्मोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, वो अपने पीक पर होता है। और वो हार्मोन, ये वही हार्मोन है जो मॉर्निंग सिकनेस कॉज करता है हम्म। और आपको इमोशनली रॉ कर देता है। और जैसे कि हम स्किन के ऊपर की लेयर हटा दें तो सब हम्म। कुछ ज्यादा फील होता है। क्रिटिसिज्म ज्यादा लगता है, अकेलापन ज्यादा लगता है, डर ज्यादा लगता है। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये बॉडी की केमिस्ट्री है। एक छोटी सी बात भी हमें बार बार रुला जाती है, और फिर भी हम उस केमिस्ट्री को समझने की बजाय खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। सही कहा आपने। अच्छा, एक और चीज है, इस मंथ में जैसे अक्सर कोई फिजिकल सिम्टम नहीं दिखते हैं, मतलब कोई बेबी बम्प नहीं दिख रहा है, या बॉडी में अंदर बेबी का मूवमेंट भी फील नहीं होता। और True. अक्सर क्या होता है कि फैमिलीज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने तक किसी को हम बताते भी नहीं है कि कोई गुड न्यूज है या ऐसा, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की टाइम भी होता है। इसलिए बाकी दुनिया के लिए सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि आप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हैं, आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर तो आपका पूरा एक भूचाल आया हुआ होता है। और इस भूचाल में हम क्रेविंग्स की बात ना करें तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। तो कभी तो सामने रखे 56 भोग भी नहीं भाते, और कभी तो कभी मिट्टी खाने का मन करता है। लेकिन ये कोई समझ ही नहीं पाता, और ना ही कोई हमें पूछता है कि तुम्हारा क्या खाने का मन है। और कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि जब डेली का खाना भी देखा तक नहीं जाता। और सोचिए उस टाइम क्या होता है, जब क्रेविंग और नॉइजिया दोनों साथ में हो, उफ, भूख भी लग रही हो और उल्टी आने लगे। सो वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए, जो खाने का मन है हम वो डेली अफोर्ड ही ना कर पाए।
जैसे कि मेरी ही पहली प्रेगनेंसी के दौरान मुझे रोटी की स्मेल से वॉमिट होती थी, और सबको हम्म। लगता था कि इसका खाना से बचने का बहाना है। और बड़ी अजीब सिचुएशन होती है जब हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, और वैसे भी ये कॉन्वर्सेशन कहीं होती भी नहीं है। पर अब यहाँ होती हैं, कहीं सुनी पर। अच्छा योगिता जी, जी। जैसे अभी आपने क्रेविंग की बात की, तो यहाँ क्रेविंग से रिलेटेड एक पहलू और भी है। जैसे आजकल कुछ मॉडर्न मदर्स हैं जो अपने फिगर और कैलोरीज के इंटेक को लेकर बहुत ज्यादा कॉशियस होती हैं कि इस कंडीशन में भी वो अपनी क्रेविंग को सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। पर वो ये नहीं समझती कि इस टाइम पर आपके बॉडी के अंदर एक सुपर फास्ट वर्कशॉप चल रही है, जैसे आपने कहा ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। तो और यही वो समय है जब नन्हे बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस पीक पर होती है। इसी मंथ में आपके बेबी के सेंसरी ऑर्गन्स की भी नींव रखी जा रही है, नन्हे नन्हे से हाथ पैर इसके बनने शुरू हो रहे हैं। और उसके साथ ही उसका नर्वस सिस्टम भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे बच्चे के ये सेंसेस डेवलप होते हैं, वैसे वैसे मदर का सेंसरी परसेप्शन जैसे सुपर पावर मोड में चला जाता है। वो बाकी जो गंध है या जो आवाजें हैं जो किसी और को सुनाई नहीं देती हैं, वो होने वाली माँ को और ज्यादा सुनाई देने लगती है, ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है वो साउंड्स और स्मेल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इस स्टेज पर बच्चे का दिल धड़कना एक्चुअली स्टार्ट कर देता है, और आयुर्वेद में हम इसे दो रिदिनी या टू हार्टेड स्टेज कहते हैं। एक माँ का दिल और दूसरा बच्चे का दिल। दो रिदिनी का मतलब है कि माँ की जो सडन क्रेविंग्स होती हैं वो सिर्फ हार्मोनल नहीं होती हैं, वो बच्चे की अनमेट नीड्स या डिजायर्स का सिग्नल होती हैं। अगर माँ को अचानक कुछ स्पेसिफिक खाने का मन करे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट वहां से फ्यूल हो रहे होते हैं, जैसे कि आपने अभी शेयर किया। क्योंकि ये हम्म। क्रेविंग सप्रेशन बाद में बच्चे के इमोशनल सप्रेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के फॉर्म में सामने आते हैं। न्यूरो साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बायोकेमिकल सिग्नलिंग है, जिसे सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। वाह, देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। आई होप हमारे ऑडियंस इसको सुन रहे होंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझेंगे। तो चलिए, कुछ जो जरूरी बातें हैं इस मंथ की वो एक बार हम शेयर कर लेते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है फोलिक एसिड और आयरन का कंजम्पशन। तो अगर रोज आप अपने डाइट में नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट सप्लीमेंट्स के तौर पे इनको लेना बिल्कुल ठीक है। और ये कोई वीकनेस की वजह से आप नहीं ले रहे हैं, ये जरूरी है आपके बेबी के फॉर्मेशन के लिए। फिर बात आ जाती है पानी की। जैसे बहुत ज्यादा जब जिन महिलाओं को वॉमिट होता है, सब कुछ बाहर निकल जाता है, वहां पर वो पानी पीने से भी डरती हैं कि पानी पियेंगे और उल्टी हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा पानी एक साथ ना पिए, छोटे छोटे सिप्स लेते रहें। या सिंपल प्लेन वाटर अगर नहीं पिया जा रहा है तो उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें या कोकोनट वाटर पिए। बट वो कंजम्पशन जरूरी है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करना, मतलब कुछ भी लिखना बहुत जरूरी है। एक चीज, कोई भी, कोई बात आपको अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, आपने जो फील किया, अपने अंदर जो फील कर रहे हैं, बिना जज किए बस उसको लिखिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही। तो मॉम्स के लिए मैं एक टूल दे रही हूँ कि सिर्फ टैबलेट्स पर डिपेंड ना रहे। टैबलेट्स लेनी है हमें, लेकिन साथ में कोशिश करनी है कि फॉलिक एसिड और आयरन रिच फूड पर भी हम ध्यान दें, क्योंकि ब्लड हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है। और हम्म। सुबह 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करें या अनुलोम विलोम करें, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो बच्चे के डेवलपिंग ऑर्गन्स तक सही से पहुंचे। हम्म। तो अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे पिछले 2 महीनों की वो मॉर्निंग सिकनेस, वो टायर्डनेस, और ऐसा लगे कि शरीर पर कोई भारी बोझ है, तो आप गहरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के उस जादुई फेज में हैं जहां आपकी एनर्जी अब वापस लौटने लगी है। जी हाँ, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे महीने की, जहां से चीजें ऑफिशियल होने वाली हैं। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे लिए ये महीना भी ना सुकून से ज्यादा एक अनकहे फियर का था। क्योंकि अब चीजें रियल लगने लगी थी। मतलब अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर आपको नन्ही सी जान की धड़कन महसूस कर सकते थे, हाथ पांव के बर्ड्स आपको दिखने लगते हैं। तो एक वो खुशी के साथ साथ एक फियर फैक्टर, फियर ऑफ लूजिंग, वो भी कहीं कहीं गहरा होने लगता है। शायद ये हर माँ की फिक्र होती है जो इस महीने में और बढ़ जाती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि इसी नाजुक मोड़ पर हमारे संस्कृति में, संस्कारों में पुंसवन संस्कार का भी जिक्र आता है योगिता जी। आज के दौर में इसको अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, मतलब सिर्फ जेंडर से जोड़ देते हैं। बट असल में इसका मकसद जो था वो कहीं और ज्यादा गहरा है। ये बच्चे के मेंटल और फिजिकल हेल्थ को स्ट्रीमलाइन करने का एक साइंस है। ये एक संकल्प है माँ और परिवार की ओर से उस नन्ही जान के लिए कि हम इस नई जान को सबसे मजबूत फाउंडेशन देंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने अभी कही वर्तिका जी, कि हम्म। एनजाइटी प्रेगनेंसी में अक्सर थर्ड मंथ में पीक पर होती है। एक हम्म। स्पेसिफिक रीजन होता है कि पहले 2 महीने में तो हम क्या इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि एनजाइटी को ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है। लेकिन अब बॉडी जब एडजस्ट करने लगती है, माइंड अपना काम शुरू कर देता है। और हम्म। इसीलिए पुंसवन संस्कार का इंपॉर्टेंस यहाँ पे अच्छे से समझ में आता है, कि जहां हमारे सारे थॉट्स बच्चे के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। और इसीलिए वैदिक जो रिचुअल्स हैं उनके अनुसार इस महीने में हम गर्भ संवाद, यानी आने वाले बेबी के सबकॉन्शियस माइंड की कोडिंग यहाँ स्टार्ट करते हैं, जिससे माँ का ध्यान बच्चे पर रहे और वो ओवर थिंकिंग ना करे। जैसे क्या सब ठीक है अंदर, स्कैन में तो सब मतलब अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल तो आएगा ना, मैं अच्छी माँ तो बन पाऊंगी, मैं रेडी भी हूं कि नहीं हूं। ये सारी चीजें अक्सर माँ के दिमाग में चलती रहती हैं। पर ये सवाल है भी तो नॉर्मल ना। मतलब माँ थोड़ा सा तो कॉन्शियस होती है अपने बच्चे को लेकर, अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसको लेकर। लेकिन जैसा आपने कहा कि माँ जब अपने बच्चे के साथ काम आवाज में बात करती है, तो ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, वो रिलीज होता है, जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक जाता है। और उसका लिम्बिक सिस्टम, जैसा हमने कहा था कि ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसका जो इमोशनल ब्रेन है वो उसको सिक्योर फील कराता है। और साथ ही माँ भी रिलैक्स और सिक्योर फील करती है। तो अभी एक रिसेंट की बात है कि मैंने एक गायनोकोलॉजिस्ट को ये कहते सुना था कि चिंता मत करो, स्ट्रेस बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं बैठे बैठे वहां सोच रही थी एक सेकंड के लिए कि यार, अब स्ट्रेस के ऊपर भी स्ट्रेस करूं कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। ये क्लासिक है। और सच ये है कि जो क्रॉनिक अनएड्रेस्ड स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में हमें इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जरूरत ये नहीं है कि आप स्ट्रेस फील करना बंद कर दें। जरूरत ये है कि स्ट्रेस को जगह मिले, एक्नॉलेज करें, फील करें, और निकालने की जगह मिले। एक्चुअली सप्रेस किया हुआ स्ट्रेस एक्चुअली ज्यादा टाइम तक रहेगा और बॉडी में किसी न किसी पेन की फॉर्म में डिफरेंटली बाद में रिएक्ट करेगा, जिसके बिल्कुल सिम्टम्स हमें आगे की एज में या आगे के टाइम पे देखने को मिलेंगे। सही बात बोली आपने। और ये मंथ जो है ना, ये एक अजीब से साइलेंट स्ट्रगल का भी फेज होता है, जहां पर रिलेशनशिप के बीच में भी एक डीप गैप सा बनने लगता है। मतलब एक ऐसा फेज है जहां आप पूरी तरह से आप पुराने इंसान भी नहीं रहे, मतलब आपकी जो नॉर्मल लाइफ पहले जैसे आप जीते थे वैसा भी नहीं है। और अभी आप एक पूरी तरह से मदर के रूप में भी दुनिया के सामने नहीं आए हैं। तो एक थोड़ा सा आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा तो फील होता है, क्योंकि बम्प अभी दिख नहीं रहा है, जो इससे सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। पर आप कहते हो कि आपको कुछ सही नहीं लग रहा है, आपसे कुछ सही से हो नहीं पा रहा है। तो जनरली क्या होता है, लोग इसको एक जजमेंटल वे में बोल देते हैं ना, एक एक्सक्यूज समझ लेते हैं। आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग हो रहे हो। घर वाले भी अपने पुराने दौर की मिसालें देने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स को शेयर करो तो वो तो वापस आपको आपकी पुरानी लाइफ में खींचना चाहते हैं कि भाई चलो पार्टी करो, इन चीजों पे ध्यान मत दो, ध्यान भटकाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में आप अपना ध्यान भटकाना नहीं बल्कि अपने अंदर लगाना चाहते हो। मगर लोग आपसे नॉर्मल होने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। और आपके अंदर के बदलावों के बीच में वो जो मतलब एक लोगों की एक्सपेक्टेशन है और आप जो अपने अंदर चेंजेस फील कर रहे हो ना, वहाँ एक गैप बनने लगता है। और वहीं कहीं ना कहीं एक अब प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ये फील करने लगती है कि क्या मैं वाकई में वीक हूँ, या मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ कि मैं वीक हूँ, लोग सही बोल रहे हैं कि जाने दो, छोड़ो, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इस तरह की एक बिल्कुल भी थिंकिंग में नहीं, डिफरेंस। बिल्कुल नहीं। यस, बिल्कुल भी नहीं। आप डिमांडिंग नहीं है, बस अनहर्ड है। आपकी फीलिंग्स रियल हैं, बस दिख नहीं रही हैं। और जो माँ ये पॉडकास्ट सुन रही है, ध्यान से सुने, आप गलत नहीं हैं। थर्ड मंथ में साइंस एक कमाल की चीज करती है। बेबी वाइब्रेशंस फील करने लगता है। आपकी हार्ट बीट का म्यूजिक, आपकी सांसों की रफ्तार, आपकी आवाज की गूंज। बेबी के लिए उसका पहला स्कूल सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं है, आपकी फीलिंग्स हैं। इसलिए हम गर्भ संवाद की बात करते हैं। इसका मतलब बेबी को कोई लेक्चर देना नहीं होता है कि रटाया रटाया कुछ बातें बोल दें उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि खुद से ऑनेस्ट रहें। आप दूसरों से अपनी फीलिंग्स छुपा सकती हैं, पर अपने अंदर पल रहे उस बेबी से नहीं। सो वो जो आपकी हर फीलिंग के एक शावर में नहा रहा होता है, उससे आप कैसे छुपाएंगे अपनी फीलिंग। सो काश, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ये सब चीजें शायद पहले पता होती या किसी ने बताई होती। और इसी सोच की वजह से हमने पॉडकास्ट बनाया। तो अभी दूसरे महीने में बॉडी बनी थी, तीसरे महीने में एहसास मतलब सेंसेस जाग रहे हैं। ये फाउंडेशन है जो पूरी जिंदगी साथ रहेगी। लेकिन खुशी सिर्फ डिसाइड नहीं की जाती है,
वो आप अपने अंदर से ही ला सकते हैं, अपने अंदर से ही वो आती है। और वो तब मिलती है जब कोई दर्द समझने वाला होता है, जब कोई एक बार के लिए कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। हम्म। तभी तो गर्भ संवाद की रियल प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि परफेक्ट सेंटेंस बोलना है बेबी को, है ना, मतलब आप जो रियल में फील कर रहे हैं वो बोलना है आपको। इसके लिए पहले अपने आप को पहले खुद से कनेक्ट करना पड़ता है कि भाई मैं फील क्या कर रही हूँ ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। तो अब ये बताते हैं कि गर्भ संवाद की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अ, ये रात को करनी है, बस 5 मिनट लगेंगे इसको करने के लिए। आप शांति से बैठ जाइए, थोड़े से 2-3 डीप ब्रेथ ले लीजिए और अपने पेट पर हाथ रखिए। कोई यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट नहीं बोलनी है। जो आपने सच फील किया है वो आपको यहाँ पर बोलना है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपको डर के बारे में बोलना है, आपको थकान फील हो रही है तो आपको उसके बारे में बोलना है, कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन के बारे में बात करिए। अगर आप खुश हैं, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं वो सब कुछ वैलिड है, क्योंकि आपकी फीलिंग भी बच्चे तक पहुंच रही है। अगर आप उसको वर्ड्स में डाल दोगे तो और भी बढ़िया बात है। आप झूठ बोलेंगे बच्चे को तो उसको भी समझ में आ रहा है कि भाई मम्मा को डर लग रहा है, मगर मम्मा मुझे बोल नहीं रही है कि डर लग रहा है। हाँ। ट्रू। और पार्टनर को भी एक काम देना है यहाँ पर, आपको एक स्पेसिफिक काम कि भाई आपका काम है कि आप मुझे थोड़ी देर बैठ के सुन लो, मेरी भड़ास निकल जाने दो, और प्लीज मुझे कोई सोल्यूशन मत दो, मैं एम्प्टी हो जाऊंगी, बिल्कुल। रिलैक्स हो जाऊंगी। बहुत ही बढ़िया। और एंजाइटी के लिए लिखना ट्राई करें। जो हम्म। डर अंदर से हमें डरा रहा है ना, वो पेपर पे लिख दीजिए, दिमाग थोड़ा खाली हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड एंजाइटी, अगर स्कैन से पहले एंजाइटी होती है, वो और बिल्कुल नॉर्मल है, सबको होती है। तो हम्म। उसका नाम दीजिए, नेम इट टू टेम इट। नाम है वाइट कोट एंजाइटी। सो आप अकेली नहीं है, ये फीलिंग सबके साथ होती है। बिल्कुल। डॉक्टरों से सबको डर लगता है। तो चलिए, यस। आखिर में बस इतना ही कि ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर है ये मेडिकल रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड का फेज नहीं है, बल्कि उस बदलाव का नाम है जो एक लेडी अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को तोड़कर दोबारा उस माँ के रूप में गढ़ रही है। और जब वो बदल रही है, केमिकली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी, तो अक्सर इस शोर में ना वो अकेली होती है। अगर आप सेकेंड या थर्ड मंथ में हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को अपनी अपनी नई जो पहचान है उसके लिए तैयार कीजिए। ये जो एपिसोड था इसे देखिए, ये आपके ही लिए था। या अगर आप ऐसे महिला हैं जो प्रेग्नेंट नहीं है मगर आपके आसपास कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो आप जाएं, उसको बताएं कि वो जो फील कर रही है वो रियल है, ना कि टायर्डनेस का कोई बहाना या ओवर एक्टिंग। उसे बताएं कि वो दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश ना करे या आई एम ओके बोलने की जरूरत नहीं है। उसे बस एक सच्चा एहसास होने की जरूरत है कि कोई उसका अपना है, जो उसे देख रहा है, जो उसे सुन रहा है, बिना किसी जजमेंट के। तो अगर वो माँ आप ही हैं तो याद रखिए कि आपके अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं पल रहा है, बल्कि एक नई दुनिया जन्म लेने वाली है। और उस दुनिया की पहली जरूरत है आपका खुद का सुकून। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। अगले एपिसोड में हम सेकेंड ट्रिमेस्टर में जाएंगे और हम बात करेंगे उस स्टेज की जब सब देखने लगते हैं, फिर भी कोई समझता नहीं। और तब तक के लिए अपने दर्द को छुपाइए मत, उसे सिर्फ एक इंसान को दिखाइए। सिर्फ एक ही काफी होता है। सो यह कही सुनी सुनिए दिल से, समझिए दिमाग से, और जो कहा नहीं जाता वो यहाँ कहने की जगह है। वी इनवाइट यू टू शेयर योर स्टोरी विद अस। जय भारत।